वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू डेयरी के फाइनल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यार ये एपिसोड तो पूरी तरह बवाल निकला, बहुत कुछ है बताने को। शुरू करने से पहले एक इत्तू सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डेयरी पर एक अजीब सी शांति छाई हुई है। सुबह का वक्त है लेकिन शहर जैसे सांस रोके खड़ा हो। सड़कें सूनी है, हवा भारी लग रही है और फिर धीरे धीरे गाढ़ी धुंध सड़कों पर उतरने लगती है। ये धुंध सिर्फ मौसम की नहीं, ये डर का रूप है जो पूरे शहर को धीरे धीरे निगल रही है। इसी दौरान डेयरी हाई स्कूल के अंदर सब कुछ पहले जैसा सामान्य है। बच्चे क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। तभी स्कूल का अनाउंसमेंट सिस्टम बजता है। आमतौर पर यहाँ से कोई प्रिंसिपल या कोई स्टाफ बात करता है, लेकिन इस बार आवाज अलग है। ये है पेनीवाइज की। वो एक नकली, मीठे, लगभग मजाकिया लहजे में बोलता है कि आज की क्लासेस कैंसल है और सभी छोटे बच्चों को तुरंत जिम के असेंबली के लिए जाना है। बड़े बच्चों को वो घर लौटने की इजाजत दे देता है। छोटे बच्चों को लगता है कि ये कोई स्पेशल प्रोग्राम है। कोई शक नहीं करता, वे लाइन में लगकर जिम की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि बाहर धुंध और गहरी हो चुकी है। जिम के अंदर सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। पहले हल्का शोर शराबा, बातें, मौज मस्ती, हंसी मजाक चलता है। फिर अचानक लाइटें मंद पड़ती है और लाल पर्दे पर एक तेज रोशनी पड़ती है और माहौल बदल जाता है। स्टेज पर स्कूल का प्रिंसिपल नजर आता है, लेकिन उसकी हरकतें बड़ी अजीब है, जैसे कोई उसे डोरियों से नचा रहा हो। कुछ ही पलों में सच सामने आता है। वो प्रिंसिपल के शरीर को पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है और फिर एक झटके में उसे बेरहमी से मार देता है। अपने दोनों उंगलियों को प्रिंसिपल की आंखों में डालकर सिर को अलग कर देता है। बच्चे चीख भी नहीं पाते कि जिम के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अब पेनीवाइज असली रूप में सामने आता है, वही डरावना क्लाउन, लेकिन पहले से ज्यादा खूंखार। उसकी आंखों से डेड लाइट्स फूट पड़ते हैं और एक ही पल में पूरा हॉल चकाचौंध रोशनी से भर जाता है। बच्चे एक एक करके उस रोशनी की जाल में फंस जाते हैं। उनकी आंखें खाली हो जाती है, शरीर हवा में उठने लगता है। पूरा जिम एक भयानक, मौन जिंदगी और मौत के बीच अटका हुआ दृश्य बन जाता है। शहर के दूसरे हिस्से में स्टैंड पाइप के पास वो बच्चे हैं जो अभी तक बचे हुए हैं। लिली, मार्ज और रॉनी, वे वहाँ सफाई कर रहे हैं जैसे किसी सामान्य काम में लगे हों। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं उन्हें एहसास होता है कि कुछ बदल गया है। सड़कों पर धुंध की एक मोटी परत छाई है। घरों की दीवारों पर और बिजली के खंभों पर जगह जगह बच्चों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए हैं। उनमें कई जाने पहचाने चेहरे हैं। एक पोस्टर उन्हें सीधा भीतर तक हिला देता है। वो विल का है, जिस पर खून के निशान भी है। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि ये आम गुमशुदगी नहीं है। पेनीवाइज ने विल को उठाया है और अब ये पोस्टर लगाकर उन्हें उकसा रहा है, जैसे कह रहा हो, अगर हिम्मत हो तो आकर मुझे रोको। विल के साथ उसने पूरे स्कूल को भी अगवा कर लिया है। दूसरी तरफ आर्मी बेस से दूर बैरिकेड के एक कमरे में डिक हॉलोरिन बैठा है। कमरे में अंधेरा है, मेज पर बोतलें पड़ी है और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसे हर तरफ से आवाजें सुनाई दे रही है, उन लोगों की जो मरे हैं, फंसे हैं या भटके हुए हैं। उसकी साइन उसे भूतों और आत्माओं से भरी दुनिया को दिखा रही है और उसने इन सब को दबाने के लिए शराब और खुद से दूरी चुन ली है। वो अपनी पिस्तौल निकालता है, जैसे तय कर चुका हो कि अब ये सब कुछ और झेल नहीं सकता। ठीक उसी वक्त लेरॉय उसके कमरे में घुसता है। उसके चेहरे पर भी थकान और गुस्सा है, लेकिन उसकी आवाज में अब भी जिद बाकी है। वो डिक से कहता है इट वापस आ चुका है। उसने उसके बेटे विल को उठा लिया है। बच्चे मर रहे हैं और अगर आज वो खुद को मार लेगा तो इट ही जीतेगा। ये बातें डिक के अंदर कहीं गहराई में चोट करती है। वो हिचकता है और हथियार नीचे रख देता है। इसी बीच रोज और उसकी ट्राइब ये समझ चुकी है कि पुराने जादुई पिलर में से एक तबाह हो चुका है और अगर इट को दोबारा बांधना है तो इसकी जगह कुछ और चाहिए। वही डैगर जो पूरे सीजन पर घूमता रहा है अब उस पिलर की जगह लेने वाला है। लेकिन उस डैगर की एक कीमत है, वह उसे छूने वाले को धीरे धीरे अंदर से खा जाता है, उन्हें पागलपन की ओर धकेल देता है। यही वजह है कि हाल के ही एपिसोड में लिली इतनी अस्थिर और हिंसक होती चली गई थी। रोज डिक को उस डैगर को ढूंढने के लिए खास जहर का मिश्रण देती है जो उसे ट्रांस में भेज देता है। ये उसे इट के दिमाग तक जाने की ताकत देता है ताकि वो क्रिएचर से सीधे मानसिक स्तर पर भिड़ सके। डिक की नजरें धुंधली पड़ती है, कमरा हिलने लगता है और वो एक अलग ही दुनिया में खींच जाता है जहाँ इंसानी शरीर नहीं, सिर्फ इरादे और डर टकराते हैं। उधर बच्चे लिली, मार्ज और रॉनी विल को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पता है कि पेनीवाइज बच्चों को लेक की तरफ ले जा रहा है जहां बर्फ जमी है और धुंध ने सब कुछ ढक लिया है। रास्ते में उनकी वैन एक गड्ढे से टकराकर बेकाबू हो जाती है और पलटने से बाल बाल बचती है। सब डर जाते हैं। लिली को याद आता है कि उसने डैगर बैग में रखा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। वह घबरा जाती है और जल्दी से उस डैगर को ढूंढने लगती है। मार्ज और रॉनी उससे झगड़ने लगते हैं कि किसकी गलती है, कौन डैगर संभाल नहीं पाया। तभी रॉनी पुरानी बातें, उनकी
दोस्ती और पहले हुई लाइफ बोट वाली कन्वर्सेशन को याद दिलाकर लिली को शांत करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे लिली अपने ऑब्सेशन को ढीला छोड़ती है। वह समझती है कि सिर्फ वही नहीं, सब मिलकर ये बोझ उठाएंगे। डैगर दोबारा मिलता है और वो अब सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि उनकी आखिरी उम्मीद बन जाती है। इसी बीच पेनीवाइज बच्चों से भरी एक बंद वैगन को बर्फ में ढके लेक के ऊपर खींचते हुए पेड़ की तरफ ले जा रहा है। उसके पीछे हवा में तैरते बेहोश से बच्चे, आगे सबसे आगे विल। वैगन के पीछे से खून बर्फ पर लकीरों की तरह फैल रहा है। धुंध और गहरी हो चुकी है और सब कुछ जैसे किसी बुरे सपने जैसा लग रहा हो। अचानक फॉग में से एक लंबा, पतला और डरावना हाथ निकलता है और मार्च को जकड़ लेता है। वो हवा में लटक जाती है। पेनीवाइज उसे अपने पास खींच लेता है और उसके कानों के बिल्कुल पास बोलने लगता है। वो उसे उसके आने वाले नाम से बुलाता है, उसका फ्यूचर लाइफ, उसका आगे के परिवार तक उसे दिखा देता है। मार्च अंदर तक हिल जाती है। ये क्रिएचर सिर्फ उसका प्रेजेंट नहीं बल्कि पूरा भविष्य भी देख सकता था। यहाँ हमें पता चलता है कि पेनीवाइज एक ऐसा क्रिएचर है, ये टाइम ट्रेवल भले ना कर सकता हो लेकिन इसका जो दिमाग है वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों समय से मेल खा सकता है, तीनों समय में जा सकता है। वह मार्च को एक मिसिंग पोस्टर दिखाता है जिसमें उसे इट चैप्टर 1 यानी 1988 के टाइमलाइन में बने उसके बेटे का फोटो दिखता है, रिची। पेनीवाइज उसे साफ साफ यह एहसास दिलाता है कि किसी और टाइम पर किसी और ग्रुप के साथ वही उसके खिलाफ खड़े होंगे जो अभी बच्चे भी नहीं है। वो जानता है कि किसी भविष्य में उसकी हार लिखी हुई है और अगर वो मार्च को अभी मार दे तो शायद उस हार तक कभी बात पहुंचे ही नहीं। इधर डिक अपने ट्रांस में इट के सामने खड़ा है। इट मार्च को मारने के लिए हमला करने ही वाला होता है, फिर अचानक से वो एक जगह रुक जाता है क्योंकि डिक अपने ट्रांस में इट के सामने खड़ा है। यहाँ कोई क्लाउन मेकअप नहीं, कोई सर्कस नहीं, बस दो व्हील्स है, दो दिमाग है जो एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिक इट पर उसकी इंसानी पहचान बॉब ग्रे थोपने की कोशिश करता है, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि वो कभी बस एक आम आदमी था, कोई देवता नहीं। इट खुद को उससे ऊपर मानता है, खुद को हर चीज खाने वाला, दुनिया का अंतिम डर समझता है। इट बोलता है कि उसने कई दुनियाओं को अकेले खाया है। दोनों का ये मेंटल टग ऑफ वार पेनीवाइज को इतना व्यस्त करता है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। हवा में लटके बच्चे धम से नीचे गिर पड़ते हैं। मार्च उसकी बाहों से छूट जाती है। तभी जमीन पर आर्मी के जवान और सौ भी पहुंचते हैं। सौ अभी भी ये मानता है कि वो इस क्रीचर को मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है, देश के अंदर डर फैलाकर कंट्रोल बनाने के लिए। लेकिन इट किसी का हथियार या साथी बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। वो सीधे सौ के सामने उसका बचपन वाला सबसे बड़ा डर बनकर आता है, वही रूप जो उसे हमेशा सताता रहा होगा और बिना किसी झिझक के उसे चीर कर रख देता है। एक पल में साफ हो जाता है कि ये ताकत किसी भी इंसान के बस की चीज नहीं। लेरॉय को जैसे ही पता चलता है कि उसका बेटा विल भी इन सब के बीच फंसा है, वो बिना सोचे आगे बढ़ता है और अपने गुस्से, अपने अहंकार, अपनी सारी शिकायतों को पीछे छोड़ देता है। इस वक्त उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है, अपना बच्चा बचाना। वो पेनीवाइज पर गोलियां भी चलाता है, यहाँ तक कि एक पल में उसका सिर पूरी तरह से उड़ा देता है। इससे इट बुरी तरह घायल तो नहीं होता लेकिन रुक जाता है, लड़खड़ा जाता है। ये छोटा सा ठहराव भी बच्चों और डिक के लिए बहुत बड़ी खिड़की बन जाती है। इट का सिर वापस से आने लगता है जैसे कोई पौधा उग रहा हो। आखिरी में सबका रास्ता क्रूड ट्री के पास मिल जाता है, वही जगह जहाँ डैगर को गारना है ताकि पुरानी जादुई दीवार दोबारा पूरी हो सके। ट्री के आसपास बर्फ, खून, धुंध और हताशा सब एक साथ घुमर रहे हैं। बच्चे भागते हुए ट्री तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पीछे से इट अपने टूटे फूटे लेकिन अभी भी भयानक रूप में घिसटता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसी वक्त कैजी की आत्मा के साथ रिची की स्पिरिट भी उनकी मदद के लिए लौटती है। और भाई ये मोमेंट मेरे दिल को बहुत सुकून दिया। पिछले एपिसोड में रिची के साथ बहुत अन्याय हुआ था। वो पेनीवाइज के सामने खड़ा होकर जैसे उसकी सारी दहशत को ठुकरा देता है। वो पेनीवाइज के सामने से दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास जाता है। पेनीवाइज को मिडल फिंगर भी दिखाता है। वह बाकी बच्चों के साथ मिलकर डैगर को ट्री के दिल में पूरी तरह धांस देता है। जैसे ही डैगर सही जगह बैठता है, तेज सफेद रोशनी फूट पड़ती है और पेनीवाइज का शरीर चटकने लगता है। परत दर परत खुलता हुआ अलग अलग डरावने रूपों में बदलता है जिन्हें उसने सदियों से इस्तेमाल किया था। फिर एक चमकदार किरण बनकर वो वापस जमीन के नीचे सीवर के अंधेरी गहराइयों में गिर जाता है। धुंध पीछे हटने लगती है। लेक की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है और शहर के ऊपर एक नकली सी सामान्यता वापस उतर आती है। बाहर से देखने पर डेरी फिर से वही साफ सुथरा छोटा टाउन लग सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके नीचे अभी भी एक राक्षस सो रहा है, बस अगली साइकिल तक के लिए। इसके बाद शहर अपने घावों को समेटने की कोशिश करता है। रिच के अंतिम संस्कार में उसके दोस्त और बचे हुए बड़ों की आंखों में आंसू है, लेकिन साथ ही उस पर गर्व भी है।
डिक अब अपनी साइन को बोझ नहीं जिम्मेदारी की तरह इस्तेमाल करता है। वो रिच के माँ बाप से बात करके उन्हें ये यकीन दिलाता है कि उनका बेटा उन्हें कभी पूरी तरह छोड़कर नहीं गया। लिली आखिरकार अपने पिता की कब्र पर जाती है। शुरुआत से वो अपने गम से भागती रही, लेकिन अब वो वहाँ खड़ी होकर उसे स्वीकार करती है। उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन थोड़ी राहत भी, जैसे किसी लंबे दबे हुए जख्म पर पट्टी रख दी गई हो। मार्च और लिली स्टैंड पाइप के पास बैठकर सोडा शेयर करती है, ठीक वहीं जहां उनकी दोस्ती और ये पूरी कहानी कई बार वापस आ चुकी है। मार्च लिली को बताती है कि इट ने उसे क्या दिखाया, उसका फ्यूचर, उसका बेटा, उसकी जिंदगी। लिली कहती है कि ये लड़ाई शायद अब उसके हाथ से निकल चुकी है और आगे किसी और की बारी होगी। लेरॉय और चार्लोट डेयरी छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर साफ है कि ये शहर और इसकी परछाई उन्हें उम्र भर नहीं छोड़ेगी। डिक आर्मी छोड़ देता है और एक होटल में खाना बनाने की नौकरी पर निकलता है। उसे लगता है कि शायद कहीं और उसे थोड़ी शांति मिलेगी। एपिसोड की आखिरी पलों में ये बात गूंजती रहती है कि डेयरी में शायद ही कोई चीज सच में पूरी तरह खत्म होती हो। न डर, न यादें, न ये लड़ाई, बस चेहरा बदलते हैं, पीढ़ियां बदलती है और एक दिन फिर कोई बच्चा किसी गली में, किसी नाली के पास, किसी पुराने पाइप के नीचे वही हंसी सुन लेता है और कहानी फिर से शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिए इस पूरे वेब सीरीज के बारे में कि आपको ये कैसी लगी, कौन से पल आपको बहुत ही शानदार और डरावने लगे। मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में।